हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की जर्नी ऑफिशियल। एंड आज मैं आपके सामने अपनी कैंसर जर्नी से रिलेटेड एक कैंसर की स्टार्टिंग का एक छोटा सा पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे पता चला और कब पता चला कि मुझे कैंसर है और मेरे क्यों 2 से 3 ऑपरेशन 1.5 साल के अंदर हो गए। देन मुझे क्या महसूस हुआ करता था, मैं क्या सिम्टम्स थे। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं पूजा विश्वकर्मा छिंदवाड़ा एमपी से, और मैं एक ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ और अभी मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। तो बात करते हैं शुरुआत की कि स्टार्टिंग मेरी कहाँ से हुई। तो बात 2020 दिसंबर की है, 28। तो बात 2020 दिसंबर की है और 2020 दिसंबर में मेरी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के पहले सब कुछ ओके था, इवन डिलीवरी के बाद भी सब कुछ ओके था। तो डिलीवरी के 4 मंथ बाद ही मेरा पीरियड आना स्टार्ट हो गया। जनरली क्या होता है कि किसी किसी का डिलीवरी के 4 महीने बाद, किसी का 6 महीने, किसी का साल भर तक पीरियड नहीं आता है। तो मेरा 4 मंथ से ही पीरियड आना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जब मेरा बेबी 6 मंथ का हुआ, तो मतलब जब मेरा बेबी 6 मंथ का हुआ, देन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा पीरियड डिले हुआ। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सिचुएशन आ रही थी। तो मैंने उस चीज़ को 1 वीक नॉर्मल लिया। देन सेकंड वीक भी जब नहीं आया तो मैंने घर पे चेक किया, और घर पे चेक किया तो मैं श्योर थी कि ऐसी कुछ बात नहीं है, बट मैंने फिर भी चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है उसे देखने के लिए। तो रिपोर्ट नॉर्मल ही थी। देन उसके बाद जब देखते ही देखते 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैं गई अपने डॉक्टर के पास और गायनिक के पास, और मैंने उन्हें सारी अपनी बात शेयर की। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, और मेडिसिन देकर वो मुझे बोली कि आप 2 दिन ये मेडिसिन लीजिए, देन अगर टाइम नहीं आता है तो मैं आपकी सोनोग्राफी करूँगी। तो मैंने उनकी मेडिसिन ली और नेक्स्ट डे ही मेरा पीरियड आ गया। देन नेक्स्ट मंथ सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई कि 1 वीक निकल गया और मेरा टाइम नहीं आया। तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोल के रखा था कि डिलीवरी के कुछ टाइम बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, टाइम ऊपर नीचे होता है। तो ये सारी चीज़ सोचकर मैंने थोड़ा सा उसको लाइटली लिया, और सेम मेडिसिन खाकर मेरा टाइम आ गया। देन उसके बाद जब मेरा बेबी 10 मंथ का था, 8 मंथ का हुआ, 8 मंथ टाइम मैंने एक चीज नोटिस की। कुछ ये चीज मैं काफी टाइम पहले से कर रही थी, बट मैंने जब बेबी 8 मंथ का था उस टाइम पे ये चीज ज्यादा नोटिस की कि मैं उल्टा जब लेटती हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड पर जहाँ हमारी ओवरी होती है वहां पर मुझे प्रॉब्लम होती थी। उल्टा लेटने पर मुझे कुछ हार्ड फील होता था, लाइक जैसे किसी ने कुछ कटोरी या कुछ पत्थर जैसा रख दिया है जो मुझे उल्टा नहीं लेटने देता। तो मैंने उस चीज को अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी की, काफी लोगों के साथ शेयर की, बस किसी ने ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद जब बेबी 10 मंथ का था, तो हमारा प्लान बना महाकालेश्वर जाने का, और हम बाय कार महाकालेश्वर गए। हमने 4 दिन अच्छा घूमा, दर्शन किए, बाहर का खाना पीना सब चला। देन उसके बाद जब हम रिटर्न हो रहे थे, तो रिटर्न होते टाइम हमने भोपाल के आगे एक होटल में चेक इन किया, और चेक इन 1:30 बजे रात को की। देन उसके बाद मैंने नॉर्मल सो गई। देन उसके बाद मुझे करीब 3-3:30 बजे अचानक से पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, और वो दर्द कुछ ऐसा नहीं था कि उसे हम टॉलरेट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं था। मुझे इतना पेन हो रहा था, बट दिमाग में चल रहा था कि घूमना फिरना, बाहर का खाना पीना चल रहा है, इस वजह से कुछ गैस की प्रॉब्लम हो गई होगी और इसलिए पेन हो रहा है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, गर्म पानी पिया, कुछ आसन किए, बट उससे रिलीफ नहीं मिला। एंड
एंड जब रिलीफ नहीं मिला तो देखते ही देखते हम लोगों को सुबह के 5 से 6 बज गए और पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। सांस लेने मतलब अगर मैं लेट रही हूँ तो मेरी सांस ही नहीं आती थी, मुझे इस तरीके से खींच के सांस लेनी पड़ रही थी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। देन हम लोगों ने सुबह के 7 बजे 8 बजे तक का वेट किया और भोपाल की एक हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया। तो वहाँ की सिस्टर और डॉक्टर ने देखकर मुझे बोला कि गैस की प्रॉब्लम है, रात में आपने क्या खाया था, इस टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए और कुछ एक मेडिसिन दे दी, एक इंजेक्शन लगा दिया। बोले अभी आपको आराम लग जाएगा। मेरे बोलने पर, फोर्स करने पर मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस जगह पर भाई ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज आप चेक कीजिए। तो उन्होंने टच करके चेक तो नहीं किया, सीधा उन्होंने बोला कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सोनोग्राफी करनी होगी। तो हमने पूछा उनसे कि सोनोग्राफी अगर करते हैं तो रिपोर्ट कब तक आएगी, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आएगी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि भाई इंजेक्शन लग गया है, मेडिसिन मिल गई है, हम हमारे शहर चलते हैं और वहीं ट्रीटमेंट कराते हैं। तो चूंकि बच्चा छोटा था, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम समझ आती तो हम कहाँ स्टे करते, और बेबी भी साथ में था। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर हम लोग वहाँ से निकल गए और वहाँ से 10 बजे 10 साढ़े 9 10 पर निकलने के बाद हम हमारे छिंदवाड़ा पहुँचते हैं। और छिंदवाड़ा में पहुँचते पहुँचते हमें दिन के 3 बज जाते हैं। और वहाँ घर आने के बाद पेन तो काफ़ी हो रहा था, रास्ते में भी बहुत पेन हो रहा था, मैं काफ़ी टॉलरेट कर रही थी उस चीज़ को। बट होता है ना कि हम किसी दूसरे के बारे में इतनी बड़ी गलत चीज़ नहीं सोचते हैं तो खुद के बारे में कैसे सोच लेंगे। तो दिमाग में इस टाइप का ऐसा कुछ था ही नहीं कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस पेन है, टॉलरेट करना है, बर्दाश्त करना है, बेबी को कैसे लेंगे, ये ड्राइविंग करेंगे या उसको देखेंगे या मुझे देखेंगे, टाइप्स चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और हम वहाँ से निकल पड़े और जब अपने यहाँ पहुँचे घर तो बेबी के लिए फूड बनाया मैंने और नॉर्मल जो छोटे मोटे काम थे वो काम किए। पेन कंटिन्यूसली चल रहा था और जो उन्होंने मेडिसिन दी थी मैंने वो 2 से 3 मेडिसिन भी खा ली थी, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं था। इवन मुझे चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। बट देखते देखते जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमने शाम के 6 बजे डिसाइड किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे यहाँ और प्रॉपर दिखाएंगे। तो जब हम वहाँ के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को सारी सिचुएशन बताई तो उन्होंने बोला कि आप एक सोनोग्राफी कराइए और सोनोग्राफी के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो जब हमने सोनोग्राफी कराई तो सोनोग्राफी में डॉक्टर ने मुझे कैबिन से बाहर कर दिया और मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया और बोला कि प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि सोनोग्राफी वालों के अकॉर्डिंग मतलब उन्हें जो दिख रहा था उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्यूब होता है वो ट्यूब में प्रेगनेंसी फट गई है और पेट में मेरे बहुत सारा ब्लड, इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है जो कि पेट में दिख रही है। तो केस उनके अकॉर्डिंग बहुत सीरियस था और उन्होंने बोला कि आपको अभी के अभी इनको ऑपरेट करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, ऐसा ना हो कि कल कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि आप कुछ भी मत सोचिए, आप मत सोचिए कि आपका बेबी छोटा है, आप मत सोचिए कि आपके पास अभी पैसे हैं कि नहीं है, कोई देखने वाला है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे स्क्रीन पर इतना दिख रहा है, रियल में और भी बड़ी हो सकती है। तो उन्होंने जब बोला कि आप अभी के अभी ऑपरेट कराइए तो हमारे दिमाग में बस वही गायनिक थी जहाँ मेरा प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट चल रहा था और किसी के पास जाकर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और बस वो 6 बजे से 8 बजे के अंदर हमने फटाफट से फाइनल डिसाइड किया। डॉक्टर को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाई और डॉक्टर ने बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, सर्जरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोगों ने फटाफट से डिसीजन लिया क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी और मुझे रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, तो प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी ना हो जाए। सोनोग्राफी वाले ने इस तरीके से बात कर दी थी तो ये भी बहुत घबरा गए थे। तो हम लोगों ने फटाफट से डिसीजन लिया, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, बस तीनों ही थे। देन उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना ही है तो बस डॉक्टर ने बोला आपको आधे घंटे के अंदर फाइनल करना है, तो मुझे दूसरे डॉक्टर को भी बुलाना होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने फाइनल किया कि ऑपरेशन कराना होगा।
और मेरा ऑपरेशन, मैं डॉक्टर के यहाँ घर से 6 बजे निकली थी और 8 साढ़े 8 पर 8 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया था। और ऑपरेशन मेरा 5 से 6 घंटे जो चला, उसके बाद पता चला कि मुझे ओवरी में ट्यूमर था। मेरा कोई ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरी ओवरी में ट्यूमर था और ट्यूमर मेरा ओवरी में फट चुका था। अब वो फटने का रीज़न क्या था, मेरा घूमना फिरना, गाड़ी की हीट या थकावट या किसी भी चीज़ का प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से वो फट गया था। और इतने घंटे कंटिन्यूसली मेरा चलना फिरना चल रहा था, तो इंटरनली ब्लीडिंग मेरी बहुत सारी हो चुकी थी और जो कि पेट में आ रही थी। मुझे बाहर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना ही मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, ना मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सारी चीज़ें अंदर हो रही थी। और वो ट्यूब फट गया था और बिल्कुल चॉकलेट जैसा ब्लड हो गया था, ब्राउन ब्लड था, कोई रेड नहीं था। मेरा 3 से 4 लीटर जो था वो ब्लड निकाला गया पेट के अंदर से और ट्यूमर निकाला गया। देन ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक टाइम ऐसा लग रहा था कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ नहीं था, ट्यूमर था, फट गया था, रिमूव हो गया है, फाइन। मतलब मेरा पहला ऑपरेशन दिसंबर में हुआ और दूसरा ऑपरेशन नवंबर में हुआ। 10 महीने में ही मेरा दूसरा ऑपरेशन हो गया था। तो ये ऑपरेशन मेरा उन्होंने सेम प्लेस पर जहाँ से मेरी डिलीवरी हुई थी उसी प्लेस पे कट करके ये ऑपरेशन कर दिया था। नॉर्मल लग रहा था मुझे उस टाइम तक की सिचुएशन जो भी थी अभी हैंडल है और अब कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बट इस टाइम तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है। मतलब एक ट्यूमर भी उस टाइम पे बहुत बड़ा लग रहा था। एक ये छोटा सा ऑपरेशन जो 4 से 5 घंटे चला, ये भी बहुत बड़ा लग रहा था। बट प्रॉब्लम तो अभी आने वाली थी। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो मेरा ट्यूमर निकाला गया था, उस ट्यूमर का एक बायोप्सी टेस्ट होना था जो हमें लैब भेजना होता है और उससे हमें पता चलता है कि ट्यूमर क्यों हुआ था, ट्यूमर में कुछ है तो नहीं। ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। और इस तरीके से जब बायोप्सी को मेरा ट्यूमर गया तो उसके बाद मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और मैं घर आ गई और 5 से 6 दिन बाद मैं नॉर्मल फील करने लगी और माइंड में सेट था कि सब कुछ ठीक हो गया है, वापस से प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और मैं अपने रूटीन में आ गई ठीक होने के बाद। बट वीकनेस था बॉडी में क्योंकि अब बहुत जल्दी दूसरा ऑपरेशन हो गया था। तो सबने बोला कि आपको रेस्ट करने के लिए मायके चले जाना चाहिए। तो मैं अपने मायके आ गई और मायके आने के बाद 1 वीक ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपके कुछ टेस्ट होने हैं जो हमें करा लेने चाहिए, तो हमें नागपुर चलना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि ओके आप लेने आ जाइए, हम नागपुर में टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है। बस प्रॉब्लम ना हो इसलिए जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो कर लेना चाहिए। तो हमने टेस्ट कराने का डिसाइड किया और नेक्स्ट डे जब हम अपने ससुराल पहुँचे तो वहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ और इनका हस्बैंड का फेस देखकर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, रिपोर्ट में कुछ आया है क्या। तो उनके अकॉर्डिंग बोले कि नहीं, रिपोर्ट में सब कुछ ओके है। एक्चुअली कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम वो मुझे बताना नहीं चाह रहे थे, बट मैंने उन्हें फोर्स किया और 5 से 6 बार उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ के लैब वाले गलत होंगे, मुझे यहाँ के लैब पर विश्वास नहीं है, हम दूसरे लैब में भेजेंगे और दूसरा
टेस्ट कराएंगे और जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं वो सारे टेस्ट कराएंगे। देन जब इस टाइप की बातें हुई तो मैंने उनसे फोर्सली पूछा कि आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है और रिपोर्ट में क्या आया है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगी। तो इस तरीके से जब मैंने उन्हें फोर्स किया और उन्होंने फिर मुझे बताया कि अभी ये रिपोर्ट सही नहीं है, बट इनके अकॉर्डिंग टेस्ट में उनके अकॉर्डिंग जो आया है वो ये है कि आपको क्लियर सेल्स कार्सिनोमा कैंसर है। तो मैंने कहा ओके एंड कुछ टाइम के लिए सांसें रुक गई थी, बट इट्स ओके। एक मैं अकेली नहीं हूँ जिसे हुआ है, और दिमाग में ऐसा आया कि सब ठीक हो जाना है, मुझे ठीक होना है। तो इस तरीके से जब मुझे क्लियर हुआ देन नेक्स्ट डे नागपुर गए और जो भी टेस्ट थे मैंने वो सारे टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट में सेम चीज़ थी। हमने दूसरा लैब जो हमारा बायोप्सी के लिए भेजा था उसमें भी सेम रिपोर्ट थी कि मुझे क्लियर सेल्स कार्सिनोमा कैंसर है, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत रेयर लोगों में होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं और इनडायरेक्टली थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी डिस्कशन हुई। बेबी छोटा है, ये सारी क्लियर की बातें मैडम से, और वापस से घर आ गए। देन माइंड में आ रहा था कि जिस ट्यूमर में मुझे ये चीज़ पाई गई है वो ट्यूमर तो मेरा रिमूव हो गया है। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या करना है। तो क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी फिर से एक सर्जरी होगी, ये बहुत बड़ी सर्जरी होगी, और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ऑपरेशन के बाद बायोप्सी के रिपोर्ट के बाद मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया, मुझे लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, उसके क्या रिजल्ट थे, ये सारी चीज़ों की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से मुझे क्लियर हुआ कि मुझे कैंसर है, और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी मेरी कीमोथेरेपी चल रहा है। और कीमोथेरेपी कैसे होता है मैंने इसका वीडियो डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है वो लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयर हो सके। क्योंकि वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों से बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मेरे कुछ वीडियो रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं जो मैं जर्नी से रिलेटेड, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या रिजल्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।